उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी मौसम को लेकर, क्योंकि पूरा उत्तराखंड राज्य इस समय शीतलहर की चपेट में है और शीतलहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक भी की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौसम को लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से रात के समय कड़ाके की ठंड होगी। बता दें कि इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य और अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। बता दें कि यहां पर लगातार मौसम को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है, संभावनाएं काफी ज्यादा है और इसको लेकर येलो अलर्ट अब फाइनली जारी कर दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। कुछ इलाकों में कौन से वो इलाके हैं, तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए धनराज गर्ग हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज से जानेंगे। धनराज, क्या कुछ पूरा यहाँ पर अनुमान जताया गया है? बताइए कि आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और आज किस तरीके का मौसम वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड कहीं ना कहीं शीतलहर की चपेट में इस समय आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बड़ी बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश देखने को मिल सकती है और जिससे कहीं ना कहीं शीतलहर बढ़ने की संभावना जताई गई है। और मैं देखिएगा कि आज के दिन में बात करूँ तो आज भी कहीं ना कहीं मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी आज सुबह से ही आसमान में जो है काले बादल छाए हुए हैं और माना जा रहा है कि आज किसी भी समय बारिश मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन वहीं यदि मैं पर्यटकों की बात करूं, जिसे उत्तराखंड को पर्यटन नगरी कहा जाता है और उत्तराखंड में पर्यटक लगातार आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो चेहरे हैं वो खिले हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है उसी बर्फ को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और जब बर्फ उनको मिलती है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिलते हैं और उनके चेहरे ही नहीं बल्कि व्यवसायियों के चेहरे भी कहीं ना कहीं खिले हुए नजर आते हैं, क्योंकि व्यवसायों का जो व्यवसाय चलता है वो पर्यटकों से चलता है, उनकी जो जीविका है वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं पर टिकी हुई है। और वह देखिएगा कि लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार शीतलहर उत्तराखंड के अंदर चल रही है, तो उससे बचने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि लोगों को शीतकाल से जो शीत लहर है उससे किस तरीके से बचाया जाए, उसके पूरे प्रबंध किए जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और निर्देश के साथ साथ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी तय की है कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो ठंड से बचने के उपाय हैं उनका व्यवस्था करना कहीं ना कहीं जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। कुछ ऐसे इलाकों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर ज्यादा कोहरा छाया रहेगा या फिर आने वाले दिनों में वहां पर ज्यादा बर्फबारी होगी, ऐसे कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं मौसम विभाग द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से जो जगह चिन्हित की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है मौसम विभाग के द्वारा कि जो पहाड़ी क्षेत्र है यानी कि 2500 मीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र है तो उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कोहरा छाया रहेगा, बारिश होगी, तो ये अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। और वहीं येलो अलर्ट भी कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और आपका अन्य जो ऐसे रुद्रप्रयाग समेत कई जिले ऐसे हैं कि जहां पर बर्फबारी होने की संभावना कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और वे मौसम विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं अपील भी लगातार जनता से की जा रही है कि ऐसे मौसम में वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं तबीयत बिगड़ने का संभावना बनी रहती है और जब भी उन्हें यदि अति आवश्यक हो तो तभी घरों से बाहर निकले और उसमें भी कहीं ना कहीं गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकले। लेकिन धनराज, एक और चीज यहाँ पर है, क्योंकि 31 दिसंबर है आज और कल नया साल है, इस मौके पर काफी ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं, देहरादून जाते हैं, मसूरी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन उसको लेकर क्या कुछ प्रबंध है कि उन्हें मौसम के हवाले से कोई दिक्कत ना पेश आए और किस तरीके का उत्साह इन पर्यटकों में देखने को मिल रहा है मौसम के चलते पूरे उत्तराखंड में?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और आज 31 है, यानी कि साल का आखिरी दिन है और 2025 कल से शुरू हो चुका होगा। उससे पहले कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो लगातार कहीं ना कहीं उत्तराखंड का रुख करते हैं और देखने में भी आ रहा है कि लगातार जो पर्यटक है वो उत्तराखंड आ रहे हैं, चाहे हम मसूरी की बात करें, देहरादून की बात करें, नैनीताल की बात करें, और खासकर नए साल पर उनको बर्फ मिले इसका इंतजार कहीं ना कहीं उनको रहता है। और जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो बर्फबारी है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी, तो इससे कहीं ना कहीं चेहरे जरूर पर्यटकों के खिले हुए हैं। लेकिन इंतजाम की यदि मैं यहाँ पर बात करूं, क्योंकि सर्दी से बचाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और उत्तराखंड सरकार का ये ध्येय है कि कोई भी लोग सर्दी से किसी की मौत ना हो और सर्दी से किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि अलाव का प्रबंध किया जाए जगह जगह पर और रैन बसेरों की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। और इसके साथ ही जो गर्म कपड़े हैं, चाहे कंबल की बात करें, मोजों की बात करें या फिर ग्लव्स की बात करें, इस तरह के जो गर्म कपड़े हैं वो वितरित करने की बात भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। ठीक है धनराज, आप बने रहिए हमारे साथ, जहां पर धनराज गर्ग उत्तराखंड के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से सभी प्रबंध जो है वो प्रशासन की तरफ से कर दिए गए हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो पर्यटक हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड पहुंच रहे हैं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और आने वाले दिनों में वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल ठंड और कोहरा जो है वो छाए रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना यहां पर मौसम विभाग की तरफ से है। अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव के समय घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से सत्ता में आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता होगी। लेकिन आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर एक उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है कि आखिरकार ये लागू कब होगा, लेकिन अब इसको लागू करने की बात जो है वो सामने आई है और लागू यहां पर 2022 में करने की बात की गई थी। लेकिन अब इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर इसके बाद 14 मार्च को नियमावली बनाने के लिए समिति गठित भी की गई थी। संहिता के मुख्य रूप महिला अधिकारों के संरक्षण में भी रखा गया था। और अब यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। हमारा एक्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस पर संबंधित विभागों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। आगामी जनवरी महीने में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। तो आपको वो भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन फिलहाल आपको बताएंगे कि जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए, आपने सुना किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बहुत ही जल्द यानी कि जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका कहना तो ठीक है, लेकिन अब किस तरीके से प्रक्रिया पूरी चल रही है उत्तराखंड में वो जानना काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ धनराज ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से। धनराज बताएगा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि बहुत जल्द यूसीसी लागू होगा, लेकिन बहुत जल्द सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर अराइज होता है, यहाँ पर खड़ा होता है कि बहुत जल्द कब होगा। अब बात यह भी आ रही है कि जनवरी 2025 में हो जाएगा। क्या कुछ लगता है कि हो पाएगा या फिर नहीं, अभी कुछ कहीं ना कहीं खामियां रह रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरू से ही कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर वो यूसीसी लागू करेंगे और उसको लेकर तमाम जो कार्रवाई है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। तमाम जो ड्राफ्ट की बात करें या समिति की बात करें, तमाम तरह की समितियां बनी, तमाम तरह के ड्राफ्ट बनाए गए, वो ड्राफ्ट भी कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा जा रहा है
है कि जनवरी में कहीं ना कहीं इसको उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। और वहीं देरी को लेकर आपने कहा कि जिस तरीके से देरी हुई है तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा था कि यूसीसी को मजबूत लाना है, इसलिए देरी हो रही है, क्योंकि कई कानून ऐसे हैं कि जिनको बदला गया है यूसीसी के अंदर, चाहे वो तलाक की बात करे या अन्य विवाहिक संबंधित जो कानून है, इस तरह के कानून इसे बदले गए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो तेज हुई है। कुछ कानून ऐसे हैं कि जिनको हटाया गया है और कुछ ऐसे कानून है कि जिनको उसमें जोड़ा गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देरी का कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो इंतजार लोग कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म होगा और जनवरी माह में कहीं ना कहीं जो विधानसभा सत्र होगा, पहला विधानसभा जो सत्र किया जाएगा, उसे माना जा रहा है कि यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। और आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा होगा कि जहां पर यूसीसी लागू की जाएगी, क्योंकि कई बदलाव इसमें किए गए हैं और जनवरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि जनवरी में इसको पूरा कर दिया जाएगा। धनराज, यूसीसी तो लागू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया जो है वो अभी फिलहाल उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? किस तरीके से लागू होगी? इसको लागू करने के लिए किस तरीके से टीमों को यहाँ पर गठित किया गया है, टीमों को तैयार किया गया है? किस तरीके से देख रहे हैं आप इन सभी चीजों को? जी बिल्कुल, देखिए यूसीसी को में कई बदलाव किए गए हैं, इसलिए कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है और सभी कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लगातार ट्रेनिंग चल रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि यूसीसी को किस तरीके से लागू किया जाएगा और किस तरीके से वो काम करेगा। सभी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है कि जनता को भी पता हो कि यूसीसी के अंदर क्या कानून है और किस तरीके से कानून काम करेंगे। उसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं यातायात के नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों में अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दी जा रही है। लेकिन हमें देखिएगा कि यूसीसी जब लागू होगा तो कहीं ना कहीं लागू होने के बाद जो कानूनों में बदलाव होगा उसको समझाने में आसानी हो, इसको लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी अधिकारी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, कर्मचारी को दिक्कत ना हो और इसके साथ ही आम जनता को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो कानून है वो उसी तरीके से काम करे। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धनराज। जहां पर धनराज गर्ग अपडेट कर रहे थे यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द 2025 की जनवरी के महीने में, यानी कि शुरुआती 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा और इसको लागू करने के लिए तमाम टीमों को यहाँ पर गठित किया गया है, टीमों को ट्रेनिंग दी जा रही है और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि आखिरकार यूसीसी के उत्तराखंड में आने से क्या कुछ फायदा आम जनता को यहाँ पर पहुंच सकता है। सीएम धामी ने बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है। इसी बीच में आगे बढ़ जाएंगे जहां पर उत्तराखंड में शीतलहर के साथ बचाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएंगे। शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में रैन बसेरे और उनमें ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनपदों में अधिकारी और पुलिस अधीक्षक रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करें। शीतलहर के दृष्टिगत जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मोजे और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध करवाई जाएं। जनपदों में रात्रिकाल के जिन स्थानों पर अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी लोगों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए हैं। क्योंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल
आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है। और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियां राज्य को मिली हैं, राज्यवासियों को मिली हैं और अब 25वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। 25वां साल हमारा और उपलब्धियों भरा हो, क्योंकि ये हमारा रजत जयंती वर्ष भी है, तो सभी विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 20वें विश्व शांति महासम्मेलन में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति प्रबोधक महासंघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में राज्यपाल ने यूनाइटेड फॉर पीस अ शेयर्ड विजन फॉर ह्यूमैनिटी पुस्तक का विमोचन भी किया और इसे शांति और मानवता के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यपाल ने कहा कि शांति केवल युद्ध और हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि ये समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की अवस्था है। उन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और ये आदर्श शांति और एकता का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, ध्यान और आयुर्वेद का केंद्र है। ये भूमि आध्यात्मिक शांति और संतुलन का स्रोत है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में राज्य अतिथि गृहों के पूरे तरीके से सदुपयोग तथा व्यावसायिक उपयोगिता को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में निर्मित होने वाली सभी नए राज्य अतिथि गृहों को अति विशिष्ट अतिथियों के अतिरिक्त रिक्त होने की दशा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों को भी उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने सरकारी कार्यदायी निर्माण एजेंसियों को वर्तमान और भविष्य में निर्मित होने वाले सभी सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित करने के निर्देश जारी किए, जिसमें कि अनिवार्यता सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और साथ ही साथ वाटर रिसाइकलिंग की व्यवस्था होगी। राधा रतूड़ी ने जलापूर्ति योजनाओं में वाटर रिसाइकलिंग को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य को नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे छात्र और छात्राओं को विदेशी भाषाओं का विकल्प देने और उन्हें विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियोजन विभाग को भी सभी नए निर्मित होने वाले सरकारी भवनों में बेसमेंट पार्किंग के अनिवार्य निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी करने की हिदायत दी है। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है और सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन 532 नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के साथ 3,995 सभासद और सदस्यों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि प्रदेश के सभी 100 निकायों के लिए 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कुल 6,496 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनमें नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के 682 और सभासद और सदस्यों के कुल 5,814 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। नामांकन पूरा होने के बाद अब नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर सकेंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों ने रणनीति शुरू कर दी है। अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो हैं उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2,325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1,922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1,567 सदस्यों द्वारा के लिए उम्मीदवारी की गई है।
वहीं लक्सर में कोतवाली मोड़ के पास एक बाइक पर सवार ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार एक महिला और एक 6 साल की बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार सड़क हादसे उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और हादसे में महिला और उसकी 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। लक्सर की ये बड़ी खबर, जहां पर कि राहगीरों ने भी जानकारी दी है, लेकिन लक्सर में एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है और इसके पीछे के कारण क्या कुछ है, पुलिस उसकी जांच में जुट चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कि लक्सर में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। ट्रक की चपेट में एक बाइक आ जाती है और इस बाइक पर एक बच्ची सवार होती है 6 साल की, और साथ में उसकी मां भी उसके साथ होती है, जिसमें कि दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। दर्दनाक मौत ये यहाँ पर सामने आई है, जहां पर तस्वीरें आपके सामने, स्थानीय लोग और साथ ही साथ पुलिस विभाग मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का संज्ञान लिए हैं। तो हमारे साथ प्रवीण सैनी ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए और जानकारी देने के लिए। प्रवीण, पूरी जानकारी क्या है, बताइएगा किस तरीके से सड़क हादसा पेश आता है जिसमें कि 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक छोटी मासूम 6 साल की बच्ची भी मौजूद थी। कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, तो आए दिन घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि प्रशासन छोटी मोटी कार्रवाई तो करता है, क्योंकि दिन रात ओवरलोड वाहन दौड़ते हैं और गन्ने का सीजन भी चला, उस वजह से भी काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे जो बड़े वाहन है उनको दिन में रोक दिया जाए या स्कूल के समय रोक दिया जाए। ज्यादातर हादसे उन्हीं की वजह से, क्योंकि उधर तो गन्ने का सीजन भी चला कि गन्ने के ओवरलोड वाहन भी जाते हैं, और जो वैसे ओवरलोड वो मिट्टी का हो या खनन का हो या कैसा भी कोई ओवरलोड वाहन हो, उनको दिन पर प्रतिबंध होना चाहिए। जबकि पहले ये तय भी किया गया था कि दिन के समय जो ओवरलोड वाहन है वो नहीं चल पाएंगे, लेकिन उनका आज तक कोई भी किसी तरह तक पालन नहीं करा गया है। और बड़ा सवाल ये भी है कि जो आज एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, जो ये राहुल है, ये अपने गांव से हरिद्वार जा रहा था, इसके साथ में इनकी पत्नी भी थी और उनकी छोटी बच्ची भी थी। जो उनकी पत्नी वर्षा और छोटी बच्ची थी यांशु, इनके दोनों की मौके पर मौत हो गई है। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन अब प्रवीण, इस पूरे मामले पर पुलिस ने कैसे संज्ञान लिया है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में सड़क हादसे जो है वो हो रहे हैं, कई लोग, मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, पुलिस कैसे इस पर नियंत्रण करने के लिए काम कर रही है? देखिए, बिल्कुल चौकन बताना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा जो ट्रक है उसको तो अपने उसको ट्रक चालक तो मौके से फरार होगा, लेकिन जो ट्रक था उसको पुलिस कोतवाली जाइए और अग्रिम कार्रवाई करने की बात करिए। लेकिन सबसे बड़ा मामला शिपन ये है, बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। प्रवीण सैनी यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से लगातार उत्तराखंड में सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ कड़े कदम उठाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि नियंत्रण इन सड़क हादसों पर हो पाए। लेकिन लोगों की भी काफी अहम जिम्मेदारी कि सभी ट्रैफिक नियमों का वो पालन करें, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे वहां पर पेश ना आए। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम को एक स्कॉर्पियो कार मसूरी कैंपटी रोड पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें कि मसूरी के उपजिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया है कि सोमवार की देर शाम एक स्कॉर्पियो कार मसूरी कैंपटी रोड पर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे कि सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। तो वहीं पर उत्तराखंड में निकायों के लिए नामांकन हो गए हैं और अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। 2 जनवरी को नाम वापसी होगी और 3 जनवरी को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं पर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश मुख्यालय में जारी होने जा रही है। बता दें कि बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि निकाय चुनाव में रणनीति के लिए चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कि निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक वर्चुअल बैठक भी हुई, जिसमें कि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री भी जुड़े और सभी को एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात कही गई। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग नाराज हैं
उनको मनाने का प्रयास सभी द्वारा किया जाएगा। वहीं पर 2 तारीख तक ज्यादातर लोगों को मना लिया जाएगा। अगर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के कल 30 तारीख को सभी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन कर दिए गए। कल अंतिम दिन था। आज 31 तारीख को और कल 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और 2 तारीख को नाम वापसी का समय है। तो कई जगह कुछ नाराज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा नामांकन किए गए हैं। सभी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख तक नाम वापसी के दिन सभी लोग अपना जो अधिकृत नहीं है वो लोग नाम वापस लेंगे। और आज हमारी प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में होने जा रही है और उसमें चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हम अपने जो स्थानीय निकाय है इसकी पूरी रणनीति बनाएंगे। कैसे कैसे हमको घर घर संपर्क करके राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, जहाँ जहाँ हमारे अध्यक्ष रहे हैं, मेयर रहे हैं, उन्होंने उस निकाय में क्या क्या काम किए हैं, उन सबको जन जन तक पहुँचाने की रणनीति हम कैसे बना सकते हैं, इस पर हम लोग एक प्लानिंग करेंगे। इसी के तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।